गुड मॉर्निंग एवरी व्यूअर। कल का लेक्चर जो था, लेक्चर नंबर 27, वो अधूरा रह गया था। बीच में कुछ इंटरप्शन हो गया और कुछ क्लाइंट्स लोग आ गए, तो लेक्चर को रोक देना पड़ा। तो लेक्चर नंबर 27 के बाद आज का लेक्चर नंबर 28 होगा। और ये ग्रांट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तरह तरह के ग्रांट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसमें महंत जो होते थे मठ में, मठ के देख रेख करने वाले, उन लोग के बारे में जो चर्चा करे थे, उसी समय वो लेक्चर वहाँ पर समाप्त हो गया था। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में मठ की परिकल्पना रही है। और ये मठ की व्यवस्था, वो सन्यासी लोग मठ में होते हैं। और ये प्रथम जगत गुरु श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया। शुरू में हिंदुस्तान के हर कोनों में 11 मठ, अलग अलग उसके सब नाम हैं, वो अभी विषय नहीं से उसके बारे में नहीं बताएंगे। तो उसी समय से सन्यासी लोग सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और शिक्षा देने के लिए और पूजा पाठ की पद्धति बताने के लिए एक स्थल बनाते थे, और उस स्थल पर अपना रहते थे, चाहे जिस फॉर्म में रहें, झोपड़ी बना के रहें, खुले आकाश में रहें, पेड़ के नीचे रहें। तो वो ऐसा कार्य करते थे जिससे कि समाज में अवेयरनेस फैले, लोगों का उत्थान हो, धार्मिक उत्थान, आध्यात्मिक उत्थान हो। तो धर्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा देना और लोगों को सजग करना उनका काम था। तो इसलिए उस ज़माने में जो भी राजा महाराजा या नवाब जो लोग होते थे, तो ऐसे पूजनीय व्यक्तियों को सम्मान करते थे, सम्मानित करते थे। और उस सेवा काज वो स्वयं करते थे, उनको कोई बहाल नहीं करता था, उनको कोई बुलाता नहीं था। अब कोई महात्मा है जहाँ जिनको जिस स्थान पर आ गया मौज की हम यहीं पर रहेंगे, अब कोई अच्छा पेड़ देख लिए, कोई ऊंचा स्थान देख लिए, कोई निर्जन स्थान देख लिए, वैसे ऐसे स्थानों में उस आदिकाल में महात्मा लोग अपना तप तपस्या स्वाध्याय वगैरह करते थे। धीरे 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 वो सब बढ़ने लगा और उनके शिष्य लोग बढ़ने लगे। तो कालांतर में एक व्यवस्था बनी, उसी को मठ कहने लगे। तो मठ जो है रिलीजियस एक्टिविटीज स्थान है और पवित्र स्थान हिंदू शास्त्र में माना जाता है। तो मठ के मठाधीश यानी जो उसके सर्वे कर्ता धर्ता जो भी हैं, मठाधिपति भी बोलते हैं, उनको महंत कहा जाता है। तो राजा महाराजा नवाब जो भी रहे जिस ज़माने में, उन लोगों ने उनको उस सेवा कार्य के लिए कुछ ज़मीन का दिया। वो जो ज़मीन दिया उसको भी लाखराज ही बोलते हैं, लेकिन उसका एक अलग शब्द क्वाइन किया सर्वे के समय। सर्वे के अधिकारियों ने उसको बोलते हैं ब्रिथ। इसलिए बहुत जगह सर्वे में मिलेगा आपको ब्रिथ, या कहीं मिलेगा ब्रिथ लाखराज। अब जितना भी तरह का आपको बताए ग्रांट, तो ये सब अभी तक हमने आपको बताया है कि ये सब ग्रांट रईती राइट यानी कि रैयत का जो हक होता था, जमीन को रखना, जोत कोड़ करना या बाग बगीचा लगाना, वो जो भी एक्टिविटी उससे होता है जिससे कि उसको लाभ मिल सके और उससे अपने जीविकोपार्जन कर सके, उस सभी लैंड जिस किसी को भी दिया गया उसके लिए लगान लगता था। लेकिन ये जितना तरह का ग्रांट बताए आपको, वो ग्रांट सब लगान फ्री होता था, रेंट फ्री, इसलिए उसको लाखराज बोलते थे। तो जमीन के अलावे बहुत से बड़े बड़े राजा महाराजा ने बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा पुरुषों को जो संन्यास प्रथा में थे, उनको या तो उनके शिष्य बन गए तो आदर भाव से, या उनका संस्था इतना बड़ा हो गया, शिष्यों की संख्या बहुत होगी, वहाँ बहुत तरह के धार्मिक अनुष्ठान या घवन और भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होने लगे। इन सब कारणों से बड़ा बड़ा आयोजन में खर्च भी ज़्यादा होने लगा। तो उन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को दरबार यानी कि प्रशासन, उस समय जो राजा या महाराजा या जमींदार या नवाब थे, जमींदारी में भी कुछ भाग दे दिया गया। कि मान लीजिए कि कोई एक गांव है जहां उस समय कलेक्शन होता था 100 रुपया प्रति वर्ष किसानों से,
तो 100 रुपया प्रति वर्ष आकलन लगाया गया कि हाँ इनका काम चल जाएगा मठ का। तो उस गांव की जमींदारी, जिसको मिल्क बोलते हैं या मिल्कियत या प्रोप्राइटरी राइट, उसको वो महंत के नाम में कर दिया गया, वृत्त के रूप में दे दिया गया। तो उस गांव के वो जमींदार हो गए। तो वृत्तदार लोग जमींदार भी होते थे, तो जो जमींदार का अधिकार था वही वृत्तदार का था। बिहार में इसका कई जगह प्रमाण मिलता है, लेकिन एक अरेराज मठ बहुत पुराना है बिहार में, बिहार के लोग जानते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं और नेपाल के लोग जानते हैं। यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है श्री सोमेश्वर नाथ महादेव का, और यहाँ पर एक बहुत बड़े जमींदार या राजा कहे हुए थे बेतिया स्टेट, बेतिया महाराज। बेतिया महाराज की पत्नी महारानी भुवनेश्वरी कुंवर जो थी, उन्होंने अरेराज के उस समय तत्कालीन जो मठ के महंत थे उनको कई गांव में जमींदारी भी दिया था, और जमींदारी के साथ साथ उस जमींदारी में जितना गैर मजरूआ मालिक और गैर मजरूआ आम या बकास लैंड था वो भी दिया था। उसके अलावे रईती भूमि भी दिया था। तो ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं और बहुत सा स्थान है जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वृत्तदार जो हैं वो रैयत भी है और रैयत के साथ साथ जमींदार भी है। तो अब एक जमींदार जैसे बेतिया स्टेट ने दे दिया अरेराज मठ के महंत को अपना अधिकार किसी खास क्षेत्र के लिए जमींदारी का, तो उस एरिया के वो दरमियानी हकदार हो गए। तो ये भी मिलता है। उसी तरह से इस्लाम में भी बहुत से लोगों को, जो सूफी संत ज़्यादातर लोग जो हुए, जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते थे, इस्लामिक शिक्षा देते थे, और वो एक अलग जगह में रहते थे। जैसे महंत लोग मठ में रहते थे, वो लोग जिस जगह में रहते थे उसको खानकाह बोला जाता है। तो हिंदुस्तान में ईरान से आए हुए बहुत सारे सूफी संत हुए हैं जो कश्मीर से लेकर के अब बंगाल तक के फैले हुए हैं। हर जगह उनका मिलेगा, मज़ार मिलेगा, और जहाँ जहाँ सूफी संत गए हैं वहाँ वहाँ सूफी संतों के आगे शरीफ जरूर लगाया गया है मज़ार में। जैसे कि अजमेर शरीफ, यहाँ पटना में मनेर शरीफ, उसके बाद बिहार शरीफ में बहुत बड़े एक संत हुए थे, वही ओरिजिनली ईरान से ही आए थे, मखदुमुल मुल्क याहिया मनेरी उनका नाम था, इसलिए कि पहले वो मनेर में आए थे, मनेर के बाद वो राजगीर में रहे और राजगीर में तपस्या बहुत किया, उसके बाद वो बिहार शरीफ में आगे रहे। तो उन्हीं के नाम के बाद बिहार जो था राज्य, वो बुद्ध पीरियड में बिहार, वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क लोग जो उसमें भी महंत होते थे, वो लोग अपना तपस्या करते थे, साधना करते थे, अलग अलग छोटा छोटा डोम टाइप का बना करके, और बहुत ज़्यादा उसकी संख्या थी, इसलिए उसको बुद्ध बिहार बोला जाता था। VIHAR, बिहार। हिंदी में बोलिए तो बा का पेट चिरा हुआ नहीं रहेगा, बिहार प्रोनाउंसिएशन होगा बिहार। बिहार अब अपभ्रंश हो गया। तो बिहार उस समय था, तो एक इलाका में उन लोग का था और एक इलाका में आकर के मखदूम साहब ने अपना स्थान बनाया और खानकाह बनाया, वो भी प्रचार प्रसार करने लगे। तो उस जमाने में कोई वैमनस्य नहीं था हिंदुओं और इस्लाम के फॉलोअर्स के बीच में, बहुत सौहार्दपूर्ण था। इसलिए उनके शिष्य में भी मखदूम साहब के शिष्यों में भी या उनके पास जाने वालों में हिंदियों की भी संख्या थी। और आज भी विश्व प्रसिद्ध मज़ार है मखदूम साहब का। अब तो उनका 9वां या 10वां जनरेशन चल रहा है, और उस खानकाह से हम जुड़े हुए रहते, इसलिए कि आज से 50 वर्ष पहले उन लोग के परिवार का केस वगैरह जो हुआ, तो लगभग 30 वर्षों तक उनसे, चूँकि उनको भी तत्कालीन नवाब ने उनको काफ़ी ज़मीन और जायदाद दिया था और ज़मींदारी भी दिया था। तो आज भी उनके परिवार के पास ज़मींदारी में दी गई ज़मीन और जायदाद आज भी है। तो उनका भी रहन सहन एक तरह से ज़मींदार की तरह था, लेकिन वो रिलीजियस सेंट थे। उनके बच्चे लोग जो होते गए वो गद्दी नसी उसको बोलते हैं, सर शाहजहां गद्दी नसी। तो जो यानी कि उनका जो सीट होता था उस पर जो बैठे, उसी तरह से मठ में भी होता है। मठ में जो चेला बैठा वो बाद में महंत हो गया। चेला अपॉइंट करने का हिंदू लॉ में प्रावधान है, तो उसी तरह से मुस्लिम लॉ में भी है प्रावधान। खानकाह का जो
गुरु हुआ, जो सूफी संत हुए, वो अपना कोई शिष्य बनाए जिसमें वो पोटेंसी देखे, उसको ज्ञान है, डिसिप्लिन्ड है, और मठ के प्रॉपर्टी को देखभाल, खानका के प्रॉपर्टी को देखभाल कर सकता है। तो ये सब बहुत सा क्राइटेरिया था जिसके आधार पर होते गए। हालांकि बाद में धीरे धीरे विकृति आते गई, वो अलग बात है। तो यहाँ पर समझने के लिए इतना ही है कि खानका के लिए भी जमीन दिया जाता है, तो उसमें खानका लिख दिया गया। कहीं पर ईदगाह है तो ईदगाह के लिए जमीन दिया गया, तो ईदगाह लिख दिया गया। कहीं पर खतियान में मिलेगा लिखा हुआ ये क्या कुछ माफ़ी करके मिलेगा, जैसे कि माफ़ी काली पूजा है, माफ़ी न्याज दरगाह खतियान में मिलेगा, माफ़ी शिव पूजा है। तो जहाँ जहाँ जो सर्वे के अधिकारी ने पाया, अब जहाँ पर न्याज माने दरगाह के ऊपर कुछ उड़ाता है, उसको उसके लिए उसको कुछ प्रावधान दिया गया, तो उसमें माफ़ी न्याज दरगाह करके लिख दिया गया। अब शिव का पूजा के लिए कहीं पर पाया गया तो उसमें लिख गया माफ़ी शिव पूजा। ये खतियान में ये सब वर्ड मिलेगा अलग अलग जगहों पर। तो ये तो हुआ आपको ग्रांट से संबंधित कुछ जो छूट गया था उसके बारे में विस्तृत जानकारी। अब और भी आपको मिलेगा कुछ वर्ड सर्वे के कागजात में, वो जानने के लिए कुछ दूसरे वर्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि खतियान में लिखा रहता है कहीं बटाई, कहीं लिखा रहता है बटाई भावली, और कहीं पर सिर्फ लिखा रहता है सिर्फ भावली। तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आज अब तो ये सब नहीं मिलेगा, पुराना खतियान कैडेस्ट्रल सर्वे में मिलेगा। बटाई का माने बांटने, बटा जैसे एक में भागा देना है तो एक के नीचे 2 देते हैं, 1/2। तो एक का 2 टुकड़ा हुआ, अगर एक को 3 भाग करना है तो उसको 1/3। तो बांटने की प्रक्रिया, एक को हमको बांटना है कई भाग में, तो जितना भाग में बांटेंगे उतना से उसमें भाग देंगे। तो इसी तर्ज पर ये शब्द का इजाद हुआ बटाई। यानी कि बटाई में क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड है वो कैश रेंट नहीं लेता था, वो गल्ला जो उपज होता था उसी में से वो हिस्सा लेता था। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का कस्टम था, और ज़मींदार के नेचर टेम्परामेंट और उसके रैयत के साथ क्या रिलेशन था, बहुत सा कारण है जो अभी कोई प्रमुख विषय नहीं है जानकारी के लिए सिर्फ। तो बटाई में आपको ऐसा मिलेगा, लिखा हुआ रहेगा खतियान में। बहुत बार लोग पूछते हैं बटाई 9 छट्टा, या तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ रहेगा बटाई और राइट साइड में लिखा रहेगा 9 छट्टा। असल 9 छट्टा जो है वो अपभ्रंश है, 9 छट्टा होना चाहिए। यानी कि 9 अंश, अगर कोई मान लीजिए कि 40 शेर है तो 40 शेर में 9 शेर, माने उसका 9वां अंश, 9 से जो भाग दीजिएगा वो आ जाएगा जमींदार को, और 6ठा अंश जो है वो आ जाएगा रैयत को। उसको 9 छट्टा बोलते थे। और बटाई अद्धी भूमि बोलते थे। अद्धी मतलब आधा से बना अद्धी, तो उसमें बटाई में आधा आधा, अगर 1 मन हुआ तो 30 शेर मालिक का, 30 शेर रैयत का हो गया। और एक जगह कहीं मिलेगा आपको, सब जगह नहीं मिलता है, वो कस्टमरी है जिस इलाके में, वो बटाई टिकुली। तब बटाई टिकुली का मतलब है कि लैंडलॉर्ड का हिस्सा उसमें 2/3 है और रैयत का हिस्सा 1/3 है। तो ये तरह तरह बटाई का ये तरीका हुआ। और भावली के बारे में बता भी चुके हैं, और फिर से उसको बता देते हैं कि अगर सिर्फ भावली लिखा हुआ है तो उसमें मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट किसका होता है? गल्ले का मेजरमेंट होकर के तब बांटा जाता है जिस हिसाब से कस्टम होता है। इसलिए उसको सर्वे वाले लोग ने वो भावली करके अलग लिख दिया। उसमें वही बटाई का ही है एक। तो एक सिचुएशन जहाँ बनता है कि जमींदार और रैयत के बीच में कुछ
डिफरेंस हुआ भावली में, तो उसमें मेजरमेंट किया जाता है। अब मेजरमेंट में जो शर्त तय है कि हम एक मन में 9 सेर लेंगे, 20 सेर लेंगे, जो भी, तो मेजरमेंट के बाद अगर कम पैदा हो, ये सब कब होता था कि जब मर गया, फसल नहीं हुआ, ड्राउट आ गया या फ्लड आ गया, तो ये सब प्रॉब्लम होता था। इसलिए वहाँ पर वो कस्टम था कि प्रोड्यूस को मेज़र करके, तो भावली में उसी को बोलते हैं भावली दाना बंदी, अंग्रेजी में बोलते हैं एप्रेजल, एप्रेजलमेंट। तो उसको अप्रेजल करने के लिए लैंडो का और रैयत का आदमी जाता है और उसको मेजर करता है। मेजर करके जो पहले से तय रहता है उसको बहुत जगह भावली में लिखा हुआ है खतियान में कि कितना शेर किसका, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो वो वहाँ का लोकल कस्टम के हिसाब से चलता था। तो जिस इलाके में सर्वे के कर्मचारी लोग थे और जिनको जितना ज्ञान और अनुभव था, उसके हिसाब से उन लोगों ने अपने अपने तरीके से और अपने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर लिखा। वो क्या लिखा जाएगा उसका कुछ सर्वे टेक्निकल रूल्स में गाइडलाइन था, लेकिन उस गाइडलाइन को या तो वो देख नहीं सके या खोज नहीं सके, या कुछ चीज़ें उस गाइडलाइन में नहीं थी। उन सबों को अपने अपने ढंग से, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एंट्री आपको मिलेगा। और ये सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान में है। तो अभी दूसरे राज्यों की जो स्थिति है और उसमें तरह तरह की लैंग्वेज बदल जाता है, तो अभी उस पर विस्तृत बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मेरा बुक आएगा लैंड लॉ के ऊपर, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सारा पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से 3 प्रकार का जो सिस्टम हुआ था, उसमें कैसे कैसे सर्वे का डॉक्यूमेंट बना था। ये अभी जो है मुख्य रूप से ये बंगाल प्रेसिडेंसी में जिस तरह का सर्वे रिकॉर्ड पाया जाता है, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश टाइम में था, उसमें बांग्लादेश, अभी पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब मिला करके बंगाल प्रेसिडेंसी था। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले सर्वे रिकॉर्ड्स में इस तरह के एंट्री मिलेंगे। अब दूसरा मिलेगा, जैसे गैर मजरूआ के बारे में बता चुके थे, तो गैर मजरूआ में गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ ठेकेदार, ये सब बता चुके थे। कुछ बात उसमें छूट गया था, गैर मजरूआ परती कदीम, कहीं लिखा रहेगा गैर मजरूआ परती जदीद। तो इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, लिटिगेंट को भी, आम जनता को भी, वकीलों को भी और जजों को भी। उसका कारण है कि ये सब फारसी वर्ड है और उसका सही माने नहीं जानने के कारण ही होता है। तो कदीम का माने होता है पुराना, अब परती का मतलब हुआ फैलो लैंड, जिसमें कोई खेती उपज नहीं कुछ होता है। तो सर्वे के समय जो अधिकारी स्पॉट पर गया, अमीन और ये सब जो कर्मचारी वगैरह जो भी जाता था, तो उसने देखा कि ज़मीन में कोई उपज नहीं है, कोई हल वैल इसमें नहीं चला है और देखने से नहीं लगता है इसमें कोई फसल होता है। तो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे पूछा कि ये कितना दिन से ऐसे पड़ती है, मैंने अनयूज्ड है, अनकल्टिवेबल है। तो बोला 2-4 साल से है, कोई 1 साल से है, कोई 10 साल से है। तो कहीं पर मिलेगा परती कदीम 3 साला, नहीं परती जदीद, उसको परती जदीद बोलते हैं। अगर कम दिन से है तो परती जदीद। और कहीं कहीं मिलेगा परती जदीद 3 साला, 2 साला, 1 साला, माने जितना साल से उसको पता चला वो लिख दिया। तो सीधा मतलब हुआ जदीद का मतलब नया और कदीम का मतलब पुराना। तो ये गैर मजरूआ लैंड में ही आपको मिलेगा, सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट में ऐसा एंट्री मिलेगा। दूसरा, बहुत लोग पूछते हैं खतियान में पट्टी क्या होता है या तख्ता क्या होता है। पट्टी और तख्ता ये दोनों सिनोनिमस है, एक ही बात को दर्शाता है। ये जमीन, एक ही मौजा में, एक ही विलेज में बहुत सारे जमींदार लोग हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग तौजी रहता है। जैसे रैयत का अपना अपना अलग खाता नंबर रहा, तो उस तौजी के मुताबिक जो नंबरिंग पड़ता है उसको पट्टी बोलते हैं। अब बोल चाल की भाषा में गांव के लोग, रैयत लोग सीधा जान लेते थे, या उस समय जो दस्तावेज लिखा जाता था उसमें भी लिखा जाता था, एरिया वगैरह लिख दिए थे। मान लिया कि वो राम है और एक श्याम है, 2 जमींदार हैं, तो ये राम बाबू के पट्टी में है, इस श्याम बाबू के पट्टी में, या सीधे लिख दिया तख्ते राम बाबू, तख्ते श्याम बाबू। तो
अलग अलग ढंग से लोग लिखते थे, इसलिए ये भी एक जानने और समझने की चीज़ है। उसके बाद आपको फिर लोग पूछते हैं, हालांकि कई बार बता चुके हैं, इसलिए फिर यहाँ पर हम रिपीट कर देते हैं। महाल, मौजा और टोला, 3 शब्द खतियान में सर्वे रिकॉर्ड में कई जगह मिलेगा। तो महाल का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ विलेजेस, रेवेन्यू विलेजेस जिसका नंबर पड़ता है, इसको बता दिए थाना नंबर, तो 3-4 थाना नंबर मिला करके महाल बनता है। और एक विलेज के अंदर छोटा छोटा टोला अगर है, अलग अलग, कुछ मान लीजिए एक जगह 20 घर है, एक जगह 50 घर है, 100 घर है, लेकिन एक ही थाना, रेवेन्यू थाना नंबर सबका है, तो गांव एक ही है। तो गांव एक ही है, तो उस गांव में आपको मिलेगा मौजा स्वयं सो, टोला स्वयं सो। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। मेरा गांव नालंदा जिला में पहले बिहार थाना में ही था, अब दीपनगर थाना के अंतर्गत पड़ता है। उसका गांव का नाम है जोरारपुर। तो ये पचौड़ी रेवेन्यू विलेज हम लोग का है, पचौड़ी, इसका थाना नंबर 97 है, रेवेन्यू थाना नंबर। और वो मौजा भी है और मोहाल भी है, इसलिए कि उसके अंतर्गत और भी विलेजेज हैं। तो हम लोग टोला, उसको हम लोग का गांव का है, तो टोला जोरारपुर, उसका टोला गरीबपुर, टोला श्यामनगर, टोला मनीचक, ऐसे करके टोला नबीनगर, इस तरह से कई टोला में बटा हुआ है। तो ऐसे बहुत जगह आपको मिलेगा। तो टोला हुआ ग्रुप ऑफ हाउसेस लोकेटेड इन वन एरिया, जिसमें कुछ लोग रहते हैं, बट इट इज़ विद इन वन रेवेन्यू विलेज। एक रेवेन्यू जो थाना नंबर दिया गया गांव का,